नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यूटी चल रही होगी। और जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था पे चर्चा किया और प्रशासनिक व्यवस्था में एक क्रमबद्ध रूप से हम लोग उनकी पॉलिसियाँ देखी, उसके बाद उनका सेना, उनके बाद पुलिस व्यवस्था, पुलिस सिस्टम और उनके बाद हम लोग राजस्व सिस्टम, ये सब पे हम लोग चर्चा कर लिए। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एक्चुअली में अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था। अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद बताइए न्याय होता क्या है? ये है क्या? क्या है? क्या है न्यायिक व्यवस्था? आप जब सोचेंगे इस चीज पे जब सोचेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। न्याय से तात्पर्य होता है जब आपके विरुद्ध कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनके लिए आपको इंसाफ की जरूरत होती है, तो सवाल होता है कि ये न्याय आपको कहां कहां देखने को मिल सकता है। पूरे दुनिया में दो ही चीज है ना? या तो आप भूमि से संबंधित कोई विवाद होगा, या तो चोरी मारपीट, ये सब पे आपको मारपीट हो। चाहे आपके पास भूमि से रिलेटेड होगा या तो मारपीट से। न्याय से तात्पर्य सिंपल सा ये है कि एक ऐसी व्यवस्था जब आपको आपके साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ आपको न्याय चाहिए, और न्याय चाहिए तो कौन करेगा न्याय? अब सिंपल सा मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण हम घर का लेते हैं। ठीक है, घरों से ही हमारे पास न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। हमारे घरों से ही न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। कैसे? अब मान लीजिए कि किसी घर में दो बच्चे हैं, तो दोनों को बराबर बराबर जो भी चीज दिया जाएगा वो हिस्सा होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, कि कोई भी चीज के साथ दोनों बच्चे के साथ अन्याय नहीं हुआ, इसे ही हम लोग न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। ये न्यायिक व्यवस्था हमारे यहां पुरानी नहीं है। ठीक है, आज का आधुनिक न्याय क्या है? हालांकि हमारे पास जो हम लोग पढ़ेंगे वो अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था, लेकिन इसमें भी आधुनिक न्याय शामिल हो गया। लेकिन इससे पहले जो मध्यकालीन भारत थे, उससे पहले प्राचीन भारत थे, क्या उस समय न्याय व्यवस्था नहीं थी? न्याय व्यवस्था कल भी थी, आज भी है और वर्तमान में भी रहेगी, लेकिन उसका दायरा बदलते जा रहा है। सपोज जब अस्थायित्व निवास की आवश्यकता पड़ी, तब वहां पे क्या हुआ कि एक न्यायिक प्रणाली की जरूरत पड़ी। जैसे प्राचीन इतिहास में हम लोग देखते हैं, प्राचीन इतिहास में तो मौर्यकालीन इतिहास देखते हैं, तो मौर्य से पहले भी न्यायिक व्यवस्था थी, मतलब कठोर न्यायिक व्यवस्था थी। मतलब यदि आप चोरी कर रहे हैं, गलती से भी चोरी कर लिए, तो इतनी कठोर सजा दी जाती थी कि आप दोबारा वो चीज ना करें। ठीक है, जैसे कभी क्या होता था कि मौर्य काल में
आपका जो चलता था, जैसे आप लोग सुने होंगे धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय ये एक तरह से दीवानी वाला मामला था। दीवानी वाला मामला, दीवानी मतलब भूमि से संबंधित कोई भी विवाद खड़ा होगा तो वो धर्मस्थीय न्यायालय करता था। एक दूसरा न्यायालय होता था उसको कंटक शोधन न्यायालय बोलते थे, कंटक शोधन न्यायालय। और कंटक शोधन न्यायालय एक तरह से फौजदारी वाला मामला था, फौजदारी वाला मामला। फिर ये दोनों से जब पास होता था, यहां यदि फैसला नहीं होता था तो सर्वोपरि फैसला जो है वो कौन करते थे? सम्राट करते थे। इसी तरीके से हर समय का अलग अलग अपना न्यायिक व्यवस्था रहा। एक दौर चलता रहा क्रमबद्ध दिल्ली सल्तनत मुगल काल की न्यायिक व्यवस्था में वो व्यक्ति की चर्चा की जाएगी, है ना। लेकिन आज धीरे धीरे हम लोग वो वहां तक पहुंच गए कि अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था पे हम लोग चर्चा करने के लिए ये हो गए। तो जब अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था पे स्पेशली हम लोग चर्चा करते हैं तो ये पता चलता है कि इसके जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है। और 64 के बाद 1764 बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होती है। द्वैत शासन की स्थापना होती है जिसकी चर्चा हमने राजस्व वाले में की। अब द्वैत शासन क्या था कि दो का शासन, मतलब एक दीवानी वाला मामला और दूसरा फौजदारी वाला मामला। ये दीवानी वाला जो मामला था वो किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। और फौजदारी वाला मामला जो था अभी भी बंगाल के नवाबों के अधीन था। लेकिन धीरे धीरे जब 1772-73 में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, कौन आते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और यहां से द्वैत शासन समाप्त कर देते हैं, द्वैत शासन समाप्त कर देते हैं और एक व्यवस्थित न्यायिक प्रणाली की शुरुआत करती है। न्यायिक प्रणाली की शुरुआत करती है वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ही ने एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ये आज वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इसका सुप्रीम कोर्ट मतलब इसका जो कार्य होता था वो शुरुआती समय में सिर्फ बंगाल के लिए था, सिर्फ बंगाल के लिए था। वहां जहां दीवानी वाला मामला का न्याय किया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट बंगाल से शुरुआत होता था और ये इसके प्रथम जो चीफ बने थे वो बने थे एलिजा इम्पे। हालांकि ये एक व्यवस्थित शुरुआत तो नहीं हुई। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि नहीं, हमें एक न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत करनी है। और न्यायिक व्यवस्था शुरुआत करना है तो इसके लिए क्या करना है कि उन्होंने बोला कि हर जिले में क्या होगा? हर जिले में मतलब प्रत्येक जिले में, इस तरीके से समझिए, प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय होगा, दीवानी न्यायालय होगा और एक फौजदारी न्यायालय होगा, फौजदारी न्यायालय होगा। प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय होगा और एक फौजदारी न्यायालय होगा। दीवानी न्यायालय का जो जज होगा वो कौन होगा? अंग्रेज होगा, अंग्रेज होगा। और फौजदारी वाला में उन्होंने भारतीय को रहने दिया, भारतीय जज नियुक्त किए जाएंगे।
नियुक्त किए जाएंगे। हमने आपको पहले बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स एक व्यवस्था तो कोशिश करने का किया था, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने ये बताया था कि न्यायिक व्यवस्था में एक कंडीशन लगा दिया था कि जज कौन बनेंगे, अंग्रेज बनेंगे। अब अंग्रेज जज बनेंगे तो इनकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, इनकी भाषा अंग्रेजी होगी, और इनके पास मुद्दा किसका जाएगा, भारतीयों का जाएगा, भारतीयों का जाएगा। अब भारतीयों का जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीयों की भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है और कई सारी भाषाएं हैं। तो ये कंटेंट तो ये समझ नहीं पाएगा ना, ये नहीं समझ पाएगा। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन संघर्ष होगा। और कम्युनिकेशन संघर्ष के कारण क्या होगा कि अंग्रेजों की एक प्रशासन का ही अहम चीज है शिक्षा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा क्यों जरूरी हो गई और वो लाने के लिए तत्पर हुए और हम क्यों अपनाने के लिए तैयार हुए। इनकी चर्चा जस्ट इसके बाद शिक्षा से ही, शिक्षा पे ही होगी। और शिक्षा के बाद जो है प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में ही कमी के कारण आगे चल करके हम देखेंगे कि कितने विद्रोह आंदोलन होते हैं, उनका जब इफेक्ट देखेंगे तो ये अब जज नियुक्त किए जाएंगे, मतलब दीवानी और फौजदारी वाला, ठीक है। अब इन दोनों से फैसला नहीं हुआ तो इनके ऊपर भी दो कोर्ट और होता था, ठीक है। कौन कौन सा, सदर, मान लीजिए यहां से फैसला नेक्स्ट में हमको अपील करना है कि इनके फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आगे वाले में जाएंगे ना, जैसे आज भी जो जाएंगे। आज का जो न्यायिक व्यवस्था है उसको आप इस चार्ट के माध्यम से पहले समझ लीजिए, ठीक है। कमोबेश रूप से वही सिस्टम, अंग्रेजों की ही न्यायिक व्यवस्था को आज वर्तमान में भी हम लोग पालन कर रहे हैं, है ना, या उनकी पद्धति को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रामीण न्यायालय है, उसके बाद सब डिविजन न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट न्यायालय है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है। ये इस तरीके का आज वर्तमान है। आज तो ई कोर्ट भी चालू हो गया है, ई न्यायालय व्यवस्था भी शुरुआत हो गई है। क्यों? क्योंकि आज के दिन में कंटेंट, इसके पास मुद्दे बहुत ज्यादा हैं जिसके पास फैसला नहीं हो पा रहा है, और फैसला नहीं हो रहा है तो आज वर्तमान समय में न्यायिक व्यवस्था जो है वह किताबी ढेर हो गई है, जल्दी फैसला मिलता नहीं, ठीक है। खैर इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग बेसिक चीज समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन समाप्त कर देते हैं और इसी के समय में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट से तात्पर्य सिर्फ बंगाल का क्षेत्र का न्याय करेगा, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? एलिजा इम्पे। यदि आपसे यह भी प्रश्न आ जाए कि आधुनिक भारत के न्यायिक व्यवस्था के जनक कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। आधुनिक भारत के न्यायिक व्यवस्था के जनक, न्यायिक व्यवस्था के जनक कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर हो गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही यह निर्णय दिया गया कि प्रत्येक जिले में क्या बनेगा? दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। और दीवानी न्यायालय जो दिया जाएगा वो जिला कलेक्टर के अधीन दिया जाएगा, जिला कलेक्टर के अधीन। और हमने आपको आईसीएस वाला में बताया था कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा ही थी कि हम भारतीयों को नहीं लेंगे। उनके पीछे हमने चर्चा किया था, क्यों कि उम्र की सीमा घटा दिया गया था, एग्जाम कहां होगा? लंदन में होगा। तो वहां से कनेक्टिंग करके देख सकते हैं
तो इससे यह पता चल गया कि जज कौन बनेंगे, अंग्रेज ही बनेंगे। अरे भारतीय पास करेंगे तब तो जिला कलेक्टर बनेंगे, और जिला कलेक्टर बनेंगे तो ऑब्वियस है कि दीवानी न्यायालय का मामला उसके अधीन होगा, जिला कलेक्टर के अधीन। कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर जज अंग्रेज बन रहा है और ये जिला कलेक्टर के अधीन होता था उस समय, ठीक है। और ये फौजदारी न्यायालय में भारतीय जज की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन इन दोनों के ऊपर भी न्यायालय होता था और वो न्यायालय कहलाता था सदर दीवानी। इस चार्ट को समझिए, सदर दीवानी, और दूसरा था सदर निजामत। सदर निजामत मतलब भूमि से संबंधित यहां मुद्दा और निजामत वाला यहां मुद्दा। और ये दोनों जो होता था किसके अधीन होता था? गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन। यहां तक परेशानी नहीं? चलिए, अब इसके ऊपर भी यदि आपको फैसला, इनसे भी आप नाखुश हैं, तो एक प्रिवी काउंसिल होता था। प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल जो लंदन में, वहां पे मैटर जाता था, वहां पे मैटर जाता था। तो इतने क्रमबद्ध रूप से उनकी न्यायिक व्यवस्था का क्रम चल रहा था। लेकिन ये सब व्यवस्था जो है वारेन हेस्टिंग्स लाए, वारेन हेस्टिंग्स लाए। लेकिन 1793 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन करके आते हैं। यहां तक चार्ट समझ में आ गया होगा। इनके बाद गवर्नर जनरल जो है वो बन के आते हैं हमारे पास कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ने बोला, कॉर्नवालिस ने बोला कि हम क्या करेंगे, शक्ति का पृथक्करण करेंगे। अब जो होगा शक्ति का पृथक्करण होगा, पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण मतलब शक्ति को डिवाइडिंग किया जाएगा। और उसमें जो फौजदारी न्यायालय में भारतीय जज की नियुक्ति की जाती थी, वहां अब भारतीय जज की नियुक्ति नहीं होगी। तत्काल तो दिया गया, लेकिन अब भारतीय जज की नियुक्ति नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं दीवानी वाला मामला और फौजदारी दोनों में जज जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? अंग्रेज बनेंगे। जज कौन बनेंगे? अंग्रेज बनेंगे। और शक्ति का पृथक्करण करके कॉर्नवालिस ने बोला कि हम यहीं पे जो है क्या करेंगे, कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड है ना, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड तैयार किया, और जिसमें जो है शक्ति का पृथक्करण किया गया। कब? 1793 में। और इसके साथ ही बोला कि अब जो है हम क्या करेंगे, चार प्रांतीय, ये जो सदर दीवानी और सदर निजामत था, इसके जगह उन्होंने क्या बोला कि चार प्रांतीय न्यायालय की स्थापना करेंगे। चार प्रांतीय न्यायालय की स्थापना करेंगे, चार प्रांतीय न्यायालय। और ये चार प्रांतीय न्यायालय कहां कहां होगा? वो होगा ढाका, कलकत्ता, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद और पटना, पटना। और इस चार प्रांतीय न्यायालय में मतलब जिले के न्यायालय को जो है ट्रांसफर करके फैसला यहां पे सुना जा सकता है। मतलब अब सदर दीवानी और सदर निजामत का मामला जो है मतलब जिला के बाद पहले प्रांत के पास और उसके बाद गवर्नर जनरल के पास जाता था। ये कौन किए? तो ये किए हमारे कॉर्नवालिस महोदय ने। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहां तक परेशानी नहीं। अब 1833 में
विलियम बेंटिंक गवर्नर बन के आते हैं। 1833 में विलियम बेंटिंक और विलियम बेंटिंक के समय में फिर से न्यायिक व्यवस्था में सुधार करके बोला कि अब जो हम गठित करेंगे वो करेंगे कि एक तो पहला चीज हम करेंगे कि एक विधि आयोग बनाएंगे। विधि आयोग क्या बनाएंगे? विधि आयोग, ताकि आपका रूल रेगुलेशन वो बने और उसके लिए क्या क्या प्रावधान होगा, सजा होगा, उन सभी का जो है वहां पे निर्धारण किया गया। तो उसके लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ये वही मैकाले महोदय हैं जो फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत देते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब विप्रेगेशन का सिद्धांत। बड़े तबकों को हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे और क्षण के निचले तबके को लोगों के पास शिक्षा जाएगी। प्रथम विधि आयोग का गठन किए। उसके बाद 1854 में 1854 में लॉर्ड डलहौजी आते हैं। डलहौजी के समय में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। सेकेंड विधि आयोग का गठन किया गया। और जो आज तक विधि आयोग क्रमबद्ध 19वें 20वें के रूप में आज वर्तमान में भी विधि आयोग गठित है। ये शुरुआत जो हुई है यहीं से हुई। अब डलहौजी के द्वारा द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। और इसी समय में जो है भारतीय दंड संहिता है ना, भारतीय दंड संहिता आईपीसी है ना, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता एक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई। और इसी में है ना, भारतीय दंड संहिता में ही एक तय है कि आपको इस अपराध के लिए ये सजा दी जाएगी, इस अपराध के लिए ये सजा दी जाएगी। जबकि एक प्राचीन न्यायिक व्यवस्था में था कि आप एक बार गलत कर लिए तो दूसरा बार गलत करने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब यह बताया गया, अच्छा चलो एक बार आपको अपराध के लिए जो है हम छूट दे रहे हैं। तो एक क्रमबद्ध रूप से, क्योंकि आपराधिक घटनाएं भी विभिन्न रूप से होने लगी और विभिन्न तरीके की होने लगी, तो उनको यह फैसला करने के लिए जज महोदय को कि इसके लिए फिर हम कौन सा सजा दें, तो इसके लिए उन्होंने यही भारतीय दंड संहिता का गठन किया। किसके समय में हुआ? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही है ना, 54 से लेकर 56 तक में है ना भारतीय दंड संहिता का गठन किया गया। उसके बाद 1862 में लॉर्ड मेयो आते हैं। लॉर्ड मेयो, और इनके समय में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया। और इसी के तहत भारत में जो है कब? 1862 में लॉर्ड मेयो के समय में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया। और इसी के तहत बोला गया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में, ये जो प्रांतीय न्यायालय थे, भारत के प्रत्येक प्रांत में एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी। उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया और इसी के तहत जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद 1935 में 1935 में संघीय न्यायालय अधिनियम आया। और 1937 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, शीर्ष कोर्ट।
इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होगा। लेकिन आज शीर्ष कोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट भी है जिनका हेडक्वार्टर द हेग है ना। तो चलिए, ये हमारा था अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था। अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था को एक बार संक्षिप्त में रिकॉल कर देते हैं फिर से। वारन हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। इस कारण इसे आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के जनक माने जाते हैं और इन्हीं के समय में दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई। दीवानी न्यायालय का जो जज बनेंगे वो अंग्रेज बनेंगे, फौजदारी न्यायालय का जो बनेंगे वो भारतीय जज नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन ये कर्नावालिस जो आते हैं तो अब यह बोलते हैं कि फौजदारी में भी जो है अंग्रेज जज ही शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद कर्नावालिस आते हैं तो 4 प्रांतीय कोर्ट की स्थापना करती हैं जिनका हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, उसके बाद कर्नावालिस कोर्ट का निर्माण करते हैं और जिसमें शक्ति का पृथक्करण करते हैं। उसके बाद 1833 में विलियम बेंटिंग आते हैं और प्रथम विधि आयोग है ना, लॉ कमीशन का गठन करते हैं और उसके अध्यक्ष बनते हैं मैकाले महोदय। 1854 में फिर लॉर्ड डलहौजी आते हैं और इसके समय में द्वितीय विधि आयोग का गठन होता है और इसी के समय में 1854 और 56 के बीच में भारतीय दंड संहिता का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद 1862 में लॉर्ड मेयो के समय में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया जाता है जिसके तहत यह बोला जाता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में एक हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। फाइनली 1935 के एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है और गठन के रूप में 1937 से उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया। ये क्रमबद्ध रूप से अंग्रेजों की न्यायिक प्रक्रिया थी, प्रणाली थी। इस प्रणाली में अब हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि इसे थोड़ा सा चर्चा ये कर रहे हैं कि ये प्रणाली कितना कारगर सिद्ध हुआ। अंग्रेज हमेशा आते हैं, बोलते हैं देखो हम न्याय का पक्षधर व्यक्ति, पक्षधर मतलब हम किसी के साथ अन्याय करने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप अपने आप को हमेशा बोलते हैं कि हम क्या हैं भैया, हमेशा न्याय जो करेंगे वह दोनों के, किसी के भी हित में, है ना, हित खराब ना हो, इस उद्देश्य से हम न्याय करेंगे। लेकिन सवाल होता है कि यदि न्याय तुम कर रहे हो तो यहां सबसे बड़ा बात, इसका जज तुम अंग्रेज को ही क्यों बना रहे हो? सवाल उठा, अंग्रेज को ही जज क्यों बना रहे हो, भारतीयों को क्यों नहीं बना रहे हो? तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो थी वो मंशा थी कि यदि मान लीजिए भारतीय जज होंगे और भारतीय मैटर आएगा, भारतीय जज, भारतीय मैटर और भारतीय तो दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, और ये क्या होगा, एगेंस्ट हो जाएगा किसके, अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह फूट डालो और राज करो की नीति को लेकर के चले आ रहे। अब उस समय की न्यायिक व्यवस्था जो हो गई वो क्या हो गई, एक केंद्र बन गया। किनका केंद्र बन गया? वकीलों का, लॉयर का एक केंद्र बन गया। अब वकील जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? भारतीय बनेंगे। अब भारतीय बनेंगे तो उनको तो अंग्रेजी का भी ज्ञान होगा और भारतीय भाषा का भी ज्ञान होगा। कोई यदि ग्रामीण व्यक्ति इस वकील के पास गए तो जाकर के बोले कि मेरा जो है ये सिस्टम कर दीजिए, मेरे साथ ये परेशानी है। अब अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था क्या हो गया, वकीलों का केंद्र बन गया, जहां गरीबों का शोषण किया जा रहा था, जहां गरीबों का शोषण हो रहा था और गरीबों का शोषण हो रहा था। और यही शोषण प्रक्रिया के तहत आज भी यही नियम, आज भी हालांकि जज तो भारतीय हैं लेकिन शोषण वाली व्यवस्था
आज भी वर्तमान में भी चालू है। ठीक है, तो ये वकीलों का केंद्र हो गया। और जब ये भारतीय न्यायिक, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था के प्रति इतनी कठोर सजा, इतनी बर्बरता की जाने लगी कि फाइनली कि भारतीय भी जो है अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था से क्षुब्ध होकर के विद्रोह किया। इस तरीके से हमारी अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था का हम लोगों ने आज अध्ययन किया। हालांकि इसको मेंस में हम लोग और भी बहुत डिटेल में हम लोग देखते हैं, लेकिन आज आप लोग को मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक न्यायिक व्यवस्था, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था क्लियर हो गई। और कमोबेश रूप से आज भी ये उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना, जिला न्यायालय, वो अंग्रेजों की ही न्यायिक व्यवस्था है ना। और भारत में आज भी ये व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन उसमें सुधार करके। तो कभी ऐसा मौका लगेगा तो न्याय व्यवस्था पे हम लोग वर्तमान समय का न्यायिक व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। विशेष के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल से तो जुड़े रहे। दूसरी बात कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गोस्वामी आईएएस एकेडमी, इस पे आप लोग सर्च कर जुड़ सकते हैं। इनका जो भी PDF होगा वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। चलिए, और विशेष हो तो हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9304298616। इस लॉकडाउन में पालन कीजिए। और हम बार बार बोल रहे हैं, हम बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हैं, बस एक शुरुआत कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो है उसको हम एक छोटा सा साधारण सा कैमरा है, उसी कैमरे में हम कैद करना चाहते हैं, ताकि आप लोग को भविष्य में भी कभी भी काम आए। और आपके लिए थोड़ी सी भी मेरी मदद यदि कारगर सिद्ध हुई, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। धन्यवाद।